नमस्कार बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान में कृषि में होने वाली प्रमुख क्रांतियाँ। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि वर्तमान समय में कृषि का तात्पर्य केवल खेतीबाड़ी से नहीं है, अपितु कृषि का तात्पर्य मत्स्य पालन से, पशुपालन से, दुग्ध उत्पादन से और खेतीबाड़ी, इन सभी को मिले जुले रूप में हम कृषि कहते हैं। तो कृषि को विकसित करने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर भारत में कई परिवर्तन हुए हैं, जिन्हें हम क्रांति बोल सकते हैं। और ये परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं, खाद्यान्न में, दुग्ध उत्पादन में, मत्स्य उत्पादन में, फलोत्पादन में। इन सब में जो विकास के लिए जो भी परिवर्तन हुए हैं, वे सभी हम आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हरित क्रांति से। भारत में जो कृषि क्रांति है वो लगभग 1966 से इनकी शुरुआत मानी जाती है। आपको इस अध्याय से प्रश्न आता है कि हरित क्रांति की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं यहाँ पर पूछ लेते हैं 3 नंबर की। तो हरित क्रांति से तात्पर्य कृषि उत्पादन में ऐसी तीव्र वृद्धि से है जो कि रासायनिक उर्वरकों, नई तकनीकों और उन्नत बीजों के फलस्वरूप हुई। भारत में कृषि प्रारंभ से ही मुख्य व्यवसाय था, परंतु हरित क्रांति के बाद से विशेषकर गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई और गेहूं हमारा बाहर भी जो निर्यात होता है वो हरित क्रांति के से ही संभव हुआ है। इसकी विशेषताएं मैं यहाँ पर 4 विशेषताएं लिख रही हूँ। 3 नंबर का है, आप चाहें तो 3 विशेषताएं भी उसकी याद कर सकते हैं। और कृषि उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। और कृषि उत्पादन के बाद चावल में, गेहूं में, जैसे मैंने बताया कि अत्यधिक वृद्धि हुई, तो पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये क्षेत्र हैं जो गेहूं और चावल के उत्पादन से भर गए। अब आइए कृषि की विशेषताएं पढ़ते हैं, हरित क्रांति की विशेषताएं। पहली विशेषता है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। सरकार के द्वारा उन्नत बीजों का उत्पादन किया गया, बीजों का संकरण किया गया, नए उन्नत बीज बनाए गए जिनसे कि फसलें जो हैं, अनाज है, वो भी अधिक गुणवत्ता का पैदावार हो अनाज की। इसलिए अधिक उपज हो, गुणवत्ता अच्छी हो, ऐसे बीजों का प्रयोग खेती के लिए किया गया। दूसरा है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग से पहले जैविक खाद का उपयोग भारत में हुआ है, अभी भी जैविक खाद का उपयोग भारत में होता है, पर हरित क्रांति से जैविक खाद के साथ साथ रासायनिक उर्वरक जो खेती को, या जो कहना चाहिए खाद्यान्न की मात्रा में जो वृद्धि कर सकते थे, ऐसे उर्वरकों का उपयोग बढ़ा, जिसके उपयोग बढ़ने से कृषि की या खाद्यान्नों की बम्पर पैदावार शुरू हुई। तीसरा है कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। प्राचीन समय से ही भारत में चूंकि कृषि होती रही है, परंतु जो खरपतवार हो जाती हैं या अन्य जो कीट हमारी फसलों को खा लेते हैं, ऐसे कीटों को मारने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी हरित क्रांति से ही शुरू हुआ। और चौथा है कारण, जो कि मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, यह कारण है कृषि यंत्रीकरण का विस्तार। प्राचीन समय में कृषि पूर्णतः कृषक ही कृषि का कार्य करते थे, चाहे वो बुआई का कार्य हो, चाहे वो कटाई का कार्य हो, चाहे थ्रेसिंग का कार्य हो। उसके बाद वो सभी कार्य कृषक द्वारा या मजदूरों के द्वारा ही किए जाते थे। परंतु हरित क्रांति से कृषि में यंत्रीकरण का उपयोग बढ़ा। हम देखेंगे हल का स्थान ट्रैक्टर से आजकल बुआई होती है, जुताई होती है, थ्रेसिंग के लिए और हार्वेस्टर का उपयोग होता है, फिर थ्रेसिंग के लिए भी मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो कृषि में यंत्र का या मशीनों का जो उपयोग है वो हरित क्रांति के बाद ही संभव हो पाया है। इसके बाद जो अगली क्रांति है वो है श्वेत क्रांति, या जिसे हम वाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। श्वेत मतलब आप सीधा संबंध ले सकते हैं, सफ़ेद मतलब दूध,
श्वेत क्रांति का सीधा संबंध है पशुपालन से, और दूध हमें किससे प्राप्त होता है? गाय से। हमारे भारत देश में गाय से, भैंस से, इनसे दूध हमें प्राप्त होता है। तो श्वेत क्रांति का संबंध है पशुपालन से। श्वेत क्रांति का अर्थ डेयरी विकास व दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन जितना अधिक होगा श्वेत क्रांति के बाद से दुग्ध उत्पादन ना केवल घरों में हुआ, गांव में दुग्ध उत्पादन हुआ, अपितु इतना अधिक दूध का उत्पादन हुआ कि दूध को डेयरी फार्म जो हैं बनाए गए और देश के प्रत्येक कोने में पहुंचाए गए। अमूल जो काफ़ी बड़ा ब्रांड है भारत का, वो श्वेत क्रांति की ही देन है। और इस क्रांति के बाद एक्चुअली इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। फ्लड जिसे हम कहते हैं बाढ़, तो दूध की बाढ़ आ गई, इसलिए हम इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं श्वेत क्रांति को। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीत क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन, क्योंकि आप देखेंगे जो भी खाद्य तेल है, जो हम खाने में उपयोग करते हैं, वो तेल हल्का सा पीलापन लिए हुए होते हैं, इसीलिए इसको हम येलो क्रांति कहते हैं या पीत क्रांति बोलते हैं, येलो रिवॉल्यूशन। इसका सीधा संबंध खाद्य तेलों से और तिलहन फसलों से। वे फसलें जिनसे तेल की प्राप्ति होती है, उन फसलों को तिलहन फसलें कहते हैं। 1960 के पहले लगभग भारत जो है वो तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर था। हमारे यहाँ वे सभी खाद्यान्न हो थे, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो तिल हो, सूरजमुखी हो, इन सब से पर्याप्त मात्रा में हमें तेल प्राप्त हो जाता था। परंतु धीरे धीरे कई कारण हुए, खाद नहीं होना या उर्वरकों की कमी होना, या फिर तिलहन उत्पादन को कम कर दिया गया, जिस कारण से खाद्य तेल में कमी हुई। परंतु भारत सरकार द्वारा तिलहन के समर्थन मूल्य बढ़ाए गए, उसके भंडारण में विस्तार किया गया, उनके वितरण में वृद्धि कर दी गई, जिससे शीघ्र ही हम खाद्य तेलों का जो उत्पाद है उसमें भारत में वृद्धि होने लगी। और वर्तमान समय में हम खाद्य तेल उत्पाद में आत्मनिर्भर हैं। इसके बाद आती है नीली क्रांति। नीली क्रांति का सीधा संबंध मत्स्य उत्पादन से है या मछली उत्पादन से है। आप इसको याद रखने के लिए कर सकते हैं कि हम अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं, हम सबको पता है कि पानी का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। तो नीला रंग पानी का होता है और पानी में मछली होती है, इसलिए हम आसानी से याद कर सकते हैं कि मत्स्य उत्पादन का सीधा संबंध है नीली क्रांति से। वर्तमान में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आपकी बुक में तीसरा स्थान लिखा हुआ है, परंतु हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में चीन के बाद, चाइना के बाद विश्व में मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व बैंक की सहायता से भारत के प्रमुख जो राज्य हैं, 5 बड़े राज्य हैं जहां पर कि मछली उत्पादन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि मछली उत्पादन में मछली का उत्पादन करना और मछली को दूसरे देशों में बेचना, उनका निर्यात करना, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो मत्स्य के उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। इसके बाद हम आते हैं गुलाबी क्रांति, या जिसे हम पिंक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। पिंक रिवॉल्यूशन आपकी बुक में सीधा सीधा दिया हुआ है कि फलों से संबंधित है पिंक रिवॉल्यूशन का, परंतु कहीं कहीं पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध झींगा मछली से भी है। झींगा मछली एक प्रकार की मछली है जो कि जैसे, या झींगा ही बोल सकते हैं सीधे, जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसका अधिक उत्पादन का सीधा संबंध भी गुलाबी क्रांति से हमें ज्ञात होता है। परंतु हम यहाँ आ जाएं, आपके दिया हुआ है तो उसके अनुसार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली प्राकृतिक खनिज व विटामिन जो शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति जो शरीर में उत्पन्न करते हैं, जो शरीर को प्रदान करते हैं, वे फल या वे जीव
उन दोनों का ही उत्पादन का संबंध है गुलाबी क्रांति से। जैसे सेब है, नींबू है, केला है, झींगा मछली है। जैसा कि मैंने भी यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, कहीं कहीं गुलाबी क्रांति का सीधा संबंध झींगा मछली से होता है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले फल और जीवों की उत्पत्ति ही सीधी सीधी गुलाबी क्रांति से इसका संबंध है। इसके बाद एक और प्रश्न है, प्रमुख औषधीय पौधे आपको 3 नंबर का आता है इसमें से, तो आप मैंने दिए हुए हैं नाम, तो इनमें से कुछ मैं 5 आपको यहाँ एग्जाम्पल बता रही हूँ, उसमें से आप चाहें तो 3 या 4 आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले ग्वारपाठा, जिसको हम एलोवेरा भी बोलते हैं, गिलोय है, तुलसी है, आंवला है, हल्दी है, सर्पगंधा, अश्वगंधा और मुलेठी। औषधीय पौधे सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलोवेरा या ग्वारपाठा। इसे आसानी से आप कहीं भी देख लेते हैं, आपके घरों में ही लगा होगा। ये कैक्टस की ये प्रजाति का पौधा है और ये इसका जो तना है वो बड़ा मोटा होता है और गूदेदार होता है ना, मोटी पत्ती होती है, गूदेदार होता है। इसका उपयोग गठिया में होता है, जोड़ों के दर्द में होता है, जॉइंट्स जो हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उनके दर्द में होता है, या जो स्किन से रिलेटेड त्वचा संबंधी जो रोग हैं उनको ठीक करने के लिए होता है। कहीं जल जाए तो हम एलोवेरा को लगा लें तो उससे जलन शांत होती है उसके लिए। साथ ही साथ मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए, क्योंकि एलोवेरा का जो नेचर, एलोवेरा ठंडा रहता है, काफ़ी ठंडक प्रदान करता है, जैसे हमने देखा जले में भी या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी, तो ये हमारे शरीर को काफ़ी ठंडक प्रदान करता है। इसलिए मानसिक रोगियों को भी एलोवेरा से औषधियाँ बनाकर उनको दी जाती हैं। इसके बाद है गिलोय। गिलोय से गुड़बेल के नाम से भी जानते हैं हम, अमूमन इसे गुड़बेल ही कहते हैं हम अपनी भाषा में। ये एक बेल के रूप में पाई जाती है और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि इसका तना, इसकी पत्तियाँ, इसकी जड़ सभी का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। ये सबसे अच्छा प्राकृतिक एंटीबायोटिक है जो प्रकृति ने हमें दिया है। इससे मधुमेह, पीलिया, गठिया, ये सब रोग का इससे इलाज संभव है। इसके बाद है तुलसी। तुलसी का पौधा हम सभी जानते हैं, भारत में प्रत्येक स्थान पर तुलसी का पौधा पाया जाता है और हम सभी इसे किसी न किसी चीज़ में इसका उपयोग करते ही हैं। इसे भारत में सर्वरोगनाशक पौधा भी बोलते हैं। इसका उपयोग अस्थमा, खांसी, सर्दी आदि में किया जाता है। इसके बाद है आंवला। आंवला भी आप सभी जानते हैं, ये भी हर जगह पाया जाता है। एक विशेष बात है, आंवला का उपयोग आयुर्वेद में अत्यधिक होता है, इसलिए इसे अमृत फल भी बोला जाता है। इसमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो वर्तमान के कोरोना काल में बहुत ही आवश्यक है। विटामिन सी जो कि आंवला में पाया जाता है। इसका उपयोग है त्रिफला चूर्ण बनाने में, आँखों की रोशनी ठीक करने में भी आंवले का उपयोग किया जाता है, पेट से संबंधित रोगों में और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, यानी शरीर से के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में। इसके बाद है लास्ट हल्दी। हल्दी का भारत की रसोई में एक विशेष स्थान है। आपको हर घर में, भारत के हर घर में आपको हल्दी मिलेगी। हल्दी एक्चुअली क्या है? हल्दी जड़ है। हल्दी जो पौधा होता है उसकी जड़ है, उसको सुखाकर उसका उपयोग हम करते हैं। ये भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसको भूनकर खाने में सर्दी, खांसी में लाभ होता है। साथ ही सौंदर्य प्रसाधनों में भी हल्दी का उपयोग होता है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है। मैंने जैसा समझाया है उस अनुसार, या मैंने जैसा आपको लिख के बताया है उसके अनुसार आप याद कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने मन से भी इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी औषधियाँ घर में आपको लगता है आपको उपयोग करते हैं, आप उन औषधियों का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जैसे नीम भी है, आप इन सभी औषधियों के बारे में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नमस्कार बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।